Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 9, that is about chemical equilibrium. Our today's lesson is about importance of chemical equilibrium constant. Equilibrium constant के बारे में हमने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर. उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स को देखा कि यूनिट्स इसके कब हो सकते हैं कब नहीं हो सकते, जो कि आपको बताया गया कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स सेम हों, यानी जितने मोल्स रिएक्टेंट्स के हों उतने ही मोल्स प्रोडक्ट्स के हों, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट हैज नो यूनिट्स, इसके यूनिट्स नहीं होते. म्यूट रहेंगे सब बच्चे. अभी किसी बच्चे ने अनम्यूट किया खुद को ताकि डिस्टर्बेंस ना हो. जब क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ. और जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स पर मोल्स की तादाद सेम नहीं होगी तो फिर इसके केसी के यूनिट्स होते हैं. जैसे ये दूसरी एग्जांपल में अमोनिया की फॉर्मेशन की जो एग्जांपल है, इसमें देखें केसी के यूनिट्स हैं. उसके बाद ये कुछ आगे प्रॉब्लम्स वगैरह थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. हाँ जी बोलें. वो कर आपकी आवाज थी बेटे. ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है. आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है किसी भी इक्वेशन. उसके बाद इसमें जो कंसंट्रेशन से दी हुई हैं उनकी वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है. ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल था, इसमें PCl5 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यदि किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. ओके, later on you are to be attentive and during the lecture you can ask any question if you have any problem. Importance of equilibrium constant, ये जो केसी के बारे में हमने बात की लास्ट लेक्चर में, या अभी जिसकी मैं बात कर रहा था यूनिट्स के हवाले से भी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो बताया कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यानी केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मालूम हो तो हम केमिकल रिएक्शन की एक्सटेंट को भी देख सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये दो चीजें जो हैं हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. यानी हम बता सकते हैं कि इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या कि ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या कि ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर चुका है, अटेन कर चुका है. ये तो है डायरेक्शन के बारे में. और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है. एक्सटेंट में हम ये देखते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट reactants have been converted into products before establishing equilibrium. इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले रिएक्टेंट्स की कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी थी, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं कितनी मिकदार में वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है. क्या थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया कि हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा मिकदार में हैं, प्रोडक्ट्स थोड़ी मिकदार में हैं और इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है. ऐसे भी पॉसिबल है. और ऐसे भी पॉसिबल है कि रिएक्टेंट्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं और तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो. उस सूरत में हमारे पास प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स थोड़ी होंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर. तो ये कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है. अभी हम इनको टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं. सर जी. हाँ जी ये सर जी प्लीज एक दफा ये एक्सटेंट दोबारा बता दें. एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम वो कितनी थी. ठीक है, एक्सटेंट मीन किस हद तक रिएक्टेंट्स
प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए और उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। ओके सर। हाँ जी, अभी हम इसको आगे टॉपिक में भी डिस्कस करते हैं। ये तो शुरू में दोनों को जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। हाँ जी, इंपॉर्टेंस की पहली बात, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम उसकी डायरेक्शन को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, कैसे, किसी से। अब इस सिलसिले में देखो, कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन है उसकी केसी की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएं तो केसी की वैल्यू है 57 एट 700 केल्विन। 700 केल्विन पर जो केसी की वैल्यू है इस रिएक्शन की, वो क्या है, 57। अब हमारा ये रिएक्शन हो रहा है, किसी भी लम्हे हम चेक करना चाहते हैं कि आया के रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में तेजी से प्रोसीड कर रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसका तरीका यह है कि हम उस रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल्स विदड्रॉ करेंगे। हम कोई एक सैंपल लेंगे, सैंपल में थोड़ी सी मिकदार हम उस रिएक्शन मिक्सचर में से लेंगे और हम उसको एनालाइज करके देखेंगे कि उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, आयोडीन की कितनी कंसंट्रेशन है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी कंसंट्रेशन है। ये जो हमें कंसंट्रेशंस मिलेंगी इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, उनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ये देखें, उसका जो केसी का एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको मालूम है कि हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखते हैं और बैलेंस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होता है या मोल्स होते हैं वो उसकी पावर बनाते हैं। इसी तरह जो रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस को हम क्या करते हैं, उनको हम डिनोमिनेटर बनाते हैं और उनकी जो वैल्यूज होती हैं इक्विलिब्रियम बैलेंस इक्वेशन के अंदर, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम उनकी पावर बना देते हैं। अच्छा, अब जहां पे सर QC, QC हाँ जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैं ये चीज एक्सप्लेन करने लगा हूँ। QC रिएक्शन कोशेंट कहलाता है। QC क्या कहलाता है, रिएक्शन कोशेंट। QC को क्या कहते हैं, क्या कहें? रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट। अब इस रिएक्शन कोशेंट में और केसी में डिफरेंस क्या है? केसी की तो एक ही स्पेसिफिक वैल्यू है हर केमिकल रिएक्शन के लिए, और जो क्यूसी है ये इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किस हद तक हुआ है। सर जी, हाँ जी, सर जी, केसी की वैल्यू नेचर ऑफ केमिकल पे डिपेंड नहीं करती है? नहीं, उस पर नहीं डिपेंड करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके सर। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन पे तो करेगी ना, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन जो है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करती, अलबत्ता टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे इसीलिए आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर साथ मेंशन किया है कि 700 केल्विन पर 57 है केसी की वैल्यू इस रिएक्शन की, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन की। तो देखें, जो रिएक्शन कोशेंट है, आपने किसी भी लम्हे जो कंसंट्रेशंस ली हैं उनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट करके सॉल्व किया आपने। अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 8। अब थोड़ी देर के बाद हम दोबारा कोई सैंपल लेते हैं उसी रिएक्शन मिक्सचर में से, और हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन जो मिलती हैं इनको दोबारा इसी एक्सप्रेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं। अब क्यूसी की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो क्यूसी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये किसी भी लम्हे एक वैल्यू होगी तो अगले लम्हे कोई और हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ। तो हमने रिएक्शन कोशेंट जब फाइंड किया है
जिस लम्हे हम फाइंड करना चाहते थे डायरेक्शन रिएक्शन की, तो उस लम्हे हमें क्यूसी की वैल्यू मिली है 8, जबकि केसी जो है उस रिएक्शन का वो 57 है। अब आप बताएंगे कि ये क्यूसी की वैल्यू यानी रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कम है। यहाँ पे ये भी नोट रखें, जो टी मेंशन किया गया ना, ये टी नीचे हर एक कंसंट्रेशन के नीचे सबस्क्रिप्ट के तौर पे टी, इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर। नो, टाइम। ये वो टाइम है जिस टाइम पे हमने सैंपल विथड्रॉ किया था रिएक्शन मिक्सचर में से, कि हमारा रिएक्शन तो हो रहा था। तो जिस लम्हे या जिस टाइम हमने रिएक्शन मिक्सचर से सैंपल विथड्रॉ किया, ये वो टाइम है। और इसको हर कंसंट्रेशन के साथ इसलिए शो किया जा रहा है क्योंकि उस टाइम पे लिया गया जो सैंपल है उसके अंदर मौजूद ये कंसंट्रेशंस थी डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। अच्छा, अब आप बताएं कि ये 8 वैल्यू है, रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी तो 57 है। इट मीन्स के ये वैल्यू कम है, ज्यादा होनी चाहिए। अब जी सर, ये ज्यादा फॉर्मूला। प्रोडक्ट्स नोमिनेटर के तौर पे हैं, रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर के तौर पे। तो वैल्यू 8 से ज्यादा कैसे हो सकती है? जब प्रोडक्ट्स ज्यादा बने या कम? सर यानी कि ये प्रोडक्ट रिएक्शन ज्यादा बने। प्रोडक्ट्स ज्यादा बन जाएं, यानी प्रोडक्ट्स अगर मजीद बन जाएं हमारे पास और रिएक्टेंट्स कम हो जाएं तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ना नोमिनेटर बढ़ जाए और डिनोमिनेटर कम करें तो दोनों सूरतों में क्या होगा? आंसर ज्यादा ही आना है ना, क्योंकि हमें ज्यादा चाहिए इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। इक्विलिब्रियम के लिए तो केसी की वैल्यू 57 होनी है, अभी 8 है। तो रिएक्शन की फिर डायरेक्शन क्या हुई? फॉरवर्ड। 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 हाँ जी, फॉरवर्ड। हमें पता चल गया कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है ताकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सके। सर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं नहीं, उस देखो उसके इक्वल हो जाएगी ना जब, तो इसका जी। मतलब है इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। और अगर उससे कम है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। ये भी हो सकता है कि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा हो जाए। जब ज्यादा आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट कुछ ज्यादा बन गया है उस अमाउंट से जितना के इक्विलिब्रियम के दौरान होना चाहिए। लिहाजा अब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा स्पीड से चलेगा एज कंपेयर टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम की स्टेट की जो कंसंट्रेशंस होनी चाहिए उनके इक्वल हो जाए। जो ना, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाना है तो उस वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की खास कंसंट्रेशंस जो है वो डेवलप होनी है और फिर वो कांस्टेंट ही रहनी है। हाँ जी, समझ आई है अभी तक? जी सर। सर। यस सर। सर पर क्यूसी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता? क्यूसी बेटा देखो, टेम्परेचर पे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्यूसी जो है ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे टाइम बढ़ रहा है क्यूसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन जो जो ओके है ना सर। केसी, केसी भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और क्यूसी तो आप देख रहे हैं कि ये को कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, ये तो सैंपल आप डिफरेंट टाइम्स में विथड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। देखें, ओके। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में था कि एज क्यूसी यानी 8 वैल्यू जो है इज लेस देन केसी जो कि 57 थी, द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, देयरफॉर reaction will move in the forward direction. Reaction quotient QC is useful because it predicts direction. ये क्या प्रिडिक्ट करता है? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। कैसे? बाय कंपेयरिंग इट्स वैल्यू विद केसी। हम क्यूसी की वैल्यू को केसी से कंपेयर करते हैं और हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूसी, तो आप ये बता सकते हैं कि इट हेल्प्स इन predicting direction of chemical reaction
by comparing its value with the value of Kc. Any question? Okay, सर sir. प्लीज मतलब वो बरकात के क्वेश्चन को थोड़ा सा करना चाहता हूँ। वो जो क्यूसी है, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उससे टाइम भी तो कम लगेगा। देखें क्यूसी की मैंने आपको बताया कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन शुरू हुआ था, आपने फौरन ही सैंपल ले लिया और उसमें से कंसंट्रेशंस फाइंड करके एक्सप्रेशन में पुट करके क्यूसी कैलकुलेट किया, या ज्यादा टाइम गुजर गया था और फेस सैंपल विथड्रॉ किया। अगर ज्यादा टाइम गुजरा है तो क्यूसी की वैल्यू ज्यादा होगी, थोड़े टाइम के बाद लिया आपने सैंपल तो क्यूसी की वैल्यू कम होगी। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट देखें, जनरलाइजेशन बताया कि अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब जनरलाइजेशन यानी जनरलाइज किया जाएगा डायरेक्शन के लिए। नंबर 1, इफ QC इज लेस देन KC, जो कि अभी आपने पीछे एक्सप्लेनेशन में देखा है एग्जांपल में हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन में, कि अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा? लेफ्ट टू फॉरवर्ड राइट। सेक्शन। फॉरवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कंसिडर होती है ताकि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। ये देखें इसको पिक्चोरियली कैसे शो किया गया है कि क्यूसी की वैल्यू चूंकि कम है उसको देखें छोटे सर्कल से शो किया, क्यूसी के बाद छोटा सर्कल है, और चूंकि केसी की वैल्यू क्यूसी के मुकाबले में ज्यादा है तो केसी को बड़े सर्कल में रखा है और फॉरवर्ड डायरेक्शन एरो के अंदर लिखा। अब आप दूसरा केस देखें, इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, कि अगर क्यूसी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू केसी से ज्यादा हो गई है तो फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगा? रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। अब इस केस में देखें क्यूसी को बड़े सर्कल में रखा है, क्योंकि उसकी वैल्यू केसी से ज्यादा हो गई थी तो केसी को छोटे में रखा है और डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। तीसरा केस, इफ क्यूसी इज इक्वल टू केसी, तो फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका। नाउ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स, i.e. सर ये सिचुएशन है इक्विलिब्रियम ये हैज बीन बता रहे हैं। अटेन्ड। बरकत क्या पूछ रहे हैं? ये सिचुएशन ही है ना, वो सिंबल की है कि अगर ये यूं हो तो वो सिंबल यूं लगेगा, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, ये इक्विलिब्रियम है। देखें बिल्कुल क्लियर चीजें हैं। यहाँ पे आप देखो ना क्यूसी को और केसी को एक जैसे सर्कल साइज के सर्कल में रखा है, एक जैसे मैं कह रेडियस रहा के। हूँ सिचुएशन है ना, ये जो इनने लिखा हुआ है क्यूसी छोटा है तो उसका वो छोटा सर्कल है, केसी हाँ बड़ा है, केसी का बड़ा है। हाँ जी, पिक्टोरियली एक्सप्लेन करने के लिए। चीजें क्लियर हैं आपको? यस Yes. सर। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंस, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में आपको बता चुका हूं कि इसमें हमने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई है वो कितनी थी, ये है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, इट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो बताया कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या क्या? नंबर 1, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। आप वेरी लार्ज की बात कर सकते हैं कि अगर केसी की वैल्यू जो है इट्स वेरी लार्ज, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। ये याद रखें कि जो हम एक्सटेंट की बात कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कैलकुलेशन हो रही है। हमारे पास जो केसी की वैल्यू है यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे केसी डायरेक्ट यूज हो रहा है। अगर केसी की वैल्यू वेरी लार्ज है तो इसका मतलब क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें प्रोडक्ट्स ज्यादा हों तो तभी केसी की वैल्यू ज्यादा होती है ना। अगर केसी की वैल्यू वेरी लार्ज है इट मींस के प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ज्यादा मिकदार में है। जैसा लिखा ना कि हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, तकरीबन इसमें सारे प्रोडक्ट्स ही हैं और रिएक्टेंट्स इसमें नेग्लिजिबल हैं, एंड रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन।
हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं ये कंप्लीट नहीं होते, लेकिन अगर केसी की वैल्यू वेरी लार्ज हो जाए तो हम कहेंगे तकरीबन रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट्स में हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में हैं। ये एग्जांपल आपको दी गई है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है, तो लिखा कि इट ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन एट 1000 केल्विन। 1000 केल्विन पे 1000 केल्विन पर। सर हाँ जी बोले। सर ये जो 1000 केल्विन है ये तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है कि इधर उसकी कंप्लीशन हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो फिर रिएक्टेंट्स आपके पास ज्यादा मिकदार में रहेंगे, फिर रिएक्शन को हम नहीं कहेंगे कि कंप्लीट हुआ है। ठीक है, वो रिवर्स डायरेक्शन में भी चल रहा होगा, फॉरवर्ड भी चल रहा होगा, लेकिन हम उसको कंप्लीशन वाली बात में नहीं ले आएंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। सर ये लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू सर ऑफ मींस केसी टेम्परेचर ये आपको जो टेम्परेचर शो किया गया ना 1000 केल्विन, इस टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू है 2.2 इंटू 10 पावर 22। ठीक है, सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी। हाँ जी बिल्कुल। ओके सर। नेक्स्ट केस, एक यहाँ पे चीज नोट रखें कि ये जो केसी की वैल्यू आई हुई है इसके यूनिट्स होने चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर जो है वो 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल्स हैं। तो डिनोमिनेटर में मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, जो कि ऊपर आकर पर मोल डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसके यूनिट्स पर मोल डेसीमीटर क्यूब होने चाहिए। दूसरा केस, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू, यू कैन से वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू अगर केसी की आती है तो इसका क्या मतलब होगा। फॉर एग्जांपल देखें, अमोनिया की डिकम्पोजिशन हो रही है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रही हैं, और इसमें जो केसी की वैल्यू है इट इज 3 इंटू 10 पावर -9, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम हैज एस्टेब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वेजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, कि रिएक्टेंट्स की बहुत थोड़ी सी मिकदार ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई थी कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, तभी केसी की वैल्यू बहुत कम आई हुई है। अटेंडेंस ले लिए किसी बच्चे ने? अटेंडेंस लेके सेंड कर देना। तो at equilibrium position almost all reactants are present, all reactants are present, कि reactants मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल हैं। ये पहले केस का उल्ट हो गया ना, कि प्रोडक्ट्स बहुत थोड़े हैं और रिएक्टेंट्स हमारे पास ज्यादा हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस का बताया कि नेवर गो टू कंप्लीशन, ऐसे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में कि विच टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, तो आप ये बताएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस विद वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी नेवर गो टू कंप्लीशन। देखिए ये बात डिस्कस हुई है ना यहाँ पे, इसी को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाएगा। अमोनिया के एग्जांपल में आपको बता चुका। अब तीसरा केस देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी जो है इट इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना बहुत छोटी वैल्यू है ना बहुत बड़ी वैल्यू है। तो such reactions have comparable amounts of reactants and products at equilibrium position, यानी आप उसको 50-50% कह सकते हैं कि तकरीबन 50% reactants जो हैं जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज हैं वो तकरीबन कंपेरेबल हैं, यानी एक जैसी हैं। तो आपको ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है इसकी एग्जांपल दी जा रही है, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, जिससे नाइट्रोजन परऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसमें केसी की वैल्यू है 0.211। पता है कि इट इंडिकेट्स दैट द रेट्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 मॉलिक्यूल्स जो है टू फॉर्म N2O4 दे आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ईच अदर। इधर भी केसी का यूनिट यहाँ नहीं लिखे हुए लेकिन होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या होने,
क्योंकि प्रोडक्ट्स के 2 मोल हैं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएंगे, इसके यूनिट्स आएंगे केसी के। हाँ जी, क्लियर है चीजें यहाँ तक? किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बेटे, दोबारा बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमारे तो ये जो आपने अभी ये सारी वैल्यूज ऑफ केसी बताई ना, हाँ ये जी, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी और वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट्स में बताई गई। बिल्कुल, तीनों जो स्टेट्स आपको बताई हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट की वैल्यूज। एक्सटेंट का पता चल रहा है ना यहाँ से कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, विच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स टू अटेन इक्विलिब्रियम, ये पता चल रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम का टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ओके, इसके बाद ये टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, यही क्वेश्चन जो अभी तक हुआ कि अमाउंट, हाँ, change to which amount of reactants has been converted into products to attain equilibrium। तो इसमें Kc की जो वैल्यू है उससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन की एक्सटेंट क्या थी। वेरी लार्ज वैल्यू से आपको पता चला है कि ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं। वेरी स्मॉल वैल्यू शोज दैट वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स, और कंपेरेबल वैल्यू जो है दूसरा, नीदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज वैल्यू क्या शो करती है कि कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा, व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, अभी बात होगी ना? बिकॉज़ प्रोडक्ट विच टाइम में देते हैं। हाँ, ये एक पिछले लेसन में डिस्कस हुआ था कि जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इफ अ रिएक्शन हैज लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, will it go to completion and why? Again, if it has very large value, it means it has gone to completion, almost gone to completion, because we have almost all the products and reactants are negligible। क्लियर है बात? ये प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं और reactants negligible हैं। Which types of reactions do not go to completion? the reaction whose Kc value is Reversible reaction with very small value of Kc, अभी जो मैंने आपको बताया था। Why the reaction mixture does not have 50% reactants and 50% products at equilibrium position? Because they have different extent. हाँ, देखें, concentrations of reactants and products at equilibrium position depend upon the extent of reaction। ठीक है, extent of reaction पे depend करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि फॉर एवरी रिएक्शन 50% रिएक्टेंट्स जो हैं वो 50% प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, यानी 50% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हों कि दोनों की मिकदारें सेम रहें, ये हर रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है। इसके बाद ये आपको थोड़ा सा बताया गया था कि यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। एटमॉस्फेयर के अंदर देखें मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो 2 गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों गैसेज जो तकरीबन 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर बनाती हैं, एंड दे आर बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स सिंस द एडवेंट ऑफ 20th सेंचुरी, के 20वीं सदी से के आगाज से जो है इन गैसेस को यूज किया जा रहा है केमिकल्स बनाने में। फॉर एग्जाम्पल देखें, नाइट्रोजन यूज होती है टू प्रिपेयर अमोनिया, और ये अमोनिया फिर आगे फर्दर यूज होती है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे यूरिया है, ये अमोनिया से आगे बनाई जाती है फर्टिलाइजर। ऑक्सीजन यूज होती है टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर यूज होती है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेज जो है एटमॉस्फेरिक गैसेज, इनका यूज बताया गया। हाँ जी, क्लियर है आपको? Yes. मीटिंग Yes, एंड sir. हो तो आप 2 मिनट के लिए रीजन कर लेंगे, हम एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव कम से कम कंप्लीट कर लें। नो पहला सर, ये क्वेश्चन है, एक हाँ जी, कैसे दोबारा बता दें। यूज ऑफ Practice। एटमॉस्फेयर, दोबारा पूछें। सर ये यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक देखिए बेटे, एटमॉस्फेयर के अंदर 2 गैसेस हैं जो मेजर अमाउंट में मौजूद हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तकरीबन 99% है। आपको बताया गया कि इसमें जो नाइट्रोजन है इसको हम यूज करते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, फिर अमोनिया आगे यूज होती है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में, यानी नाइट्रोजन वाली खादें बनाने में। इसी तरह जो ऑक्सीजन है
ये यूज होती है सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए, और सल्फर डाइऑक्साइड को फिर आगे यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने की खातिर। ठीक है, आज क्लियर है? जी सर। चैप्टर के एंड पे देखें, ये कॉन्सेप्ट डायग्राम देगी है, इसमें पूरे चैप्टर का रिव्यू सा है जो आपको दिया गया है। इसमें देखें, आपको सबसे पहले ये लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट करेंगे तो लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं दो तरह के हो सकते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस की दो किस्में हो गई। जो इररिवर्सिबल रिएक्शंस हैं दे ऑलवेज गो टू कंप्लीशन। ठीक है, इररिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, कि वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें रिवर्स रिएक्शन तो चलता ही नहीं है, प्रोडक्ट्स ही बनने होते हैं। तो जैसे रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो वो कंप्लीट हो गया। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। जब रिएक्शन चलता रहता है तो फिर आखिरकार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर रेट्स ऑफ बोथ रिएक्शंस जो हैं दे आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही होता है ना, ये चीजें डिस्कस हुई हैं आपकी। तो इस वक्त हम क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो है उसको डिराइव करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। ये इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करती, अलबत्ता टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट जो है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी सब्सटेंस का रेट के जिस पे वो रिएक्शन करता है, ये उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना उसका एक्टिव मास ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब उस Kc की आगे इंपॉर्टेंस क्या है, Kc की न्यूमेरिकल वैल्यूज से हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम वो ये, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट। ये लिखा ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ Kc प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट करती हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये चीजें जो कि हम टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके कि Kc की वैल्यू से हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलता है। तो ये मैंने आपको QC के हवाले से बताया कि QC हम कैलकुलेट करते हैं, यानी रिएक्शन कोशेंट। ये नीचे जिसकी दी हुई है डिस्क्रिप्शंस भी हैं। ये डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन यही है कोशेंट रिएक्शन। कोशेंट से, रिएक्शन कोशेंट से डायरेक्शन फाइंड करते हैं। रिएक्शन कोशेंट इटसेल्फ कोई डायरेक्शन नहीं है। आप ये नीचे देखें, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का कैसे पता चलता है। हमने QC जो फाइंड किया रिएक्शन कोशेंट, उसको कंपेयर कर रहे हैं Kc से। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू QC की यानी रिएक्शन कोशेंट की Kc से कम आती है तो रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड, और अगर ज्यादा आती है तो रिएक्शन प्रोसीड्स रिवर्स, और अगर इक्वल होगी Kc के तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ये थी बात डायरेक्शन की, प्रेडिक्शन की। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपको बताया गया था कि अमाउंट इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स that has been converted into products before attaining equilibrium। इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले कितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई। अगर ज्यादा रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो गए प्रोडक्ट्स में तो वहां पे क्या होगा, Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर थोड़े से रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो उस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू कम होगी। तो देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू Kc की है, जैसे आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो सकता है किसी भी गिवन रिएक्शन का।
ये देखिए लिखा ना, वेरी लार्ज केसी वैल्यू, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। इनके तकरीबन हम कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट ही हो चुका है, क्योंकि केसी की वैल्यू ज्यादा तभी हो सकती है जब प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हों। और वेरी स्मॉल वैल्यू केसी की क्या शो करेगी कि रिएक्टेंट्स थोड़े ही कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स में, और हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा से ज्यादा मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स थोड़े बने थे। रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ऐसा रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। और मॉडरेट वैल्यू केसी की ये शो करती है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। सर वो कंप्लीट क्यों नहीं होगा? हाँ जी, एक लाजिम बात है, जो इक्विलिब्रियम वाला है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। नहीं सर, वो ऊपर स्मॉल के वैल्यू वाला के सी की वैल्यू वाला। वेरी स्मॉल वाला सर जी देखिए, वेरी स्मॉल वैल्यू केसी की जब आ रही है तो रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन इसलिए शो कर रहे हैं कि वो उसमें रिएक्टेंट्स भी हैं आपके पास और प्रोडक्ट्स थोड़े से बने हैं, प्रोडक्ट्स थोड़े से बने हैं। तो ये वाला दूसरे यानी कि वेरी स्मॉल वैल्यू है या मॉडरेट वैल्यू आ रही है, इन दोनों केसेस में आपके पास रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, रिएक्टेंट्स आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, और जब तक रिएक्टेंट्स अवेलेबल हैं उन्होंने रिएक्शन करते रहना है और प्रोडक्ट्स बनाते रहना है। और रिएक्टेंट्स आपके पास ज्यादा मिकदार में देखें तभी मौजूद हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो रिएक्टेंट्स को रीजनरेट कर रहे हैं रिवर्स रिएक्शन करके। तो ये रिवर्स रिएक्शन जो है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये उनके केसेस हैं, और इक्विलिब्रियम अटेन होगा इन रिएक्शंस का, और ये कंप्लीट नहीं होंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन होगा, कंप्लीट नहीं होंगे। चलें हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। ऑप्शन सारी मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, और जो ऑप्शन सही नहीं है उसको भी आपको बताया जाएगा कि वो क्यों सही नहीं है। ये नहीं है कि जो सही ऑप्शन है उसको हम बोलते जाएं और बाकियों को इग्नोर करते जाएं, ऐसे नहीं करना। और आपने भी जब अटेम्प्ट करना होता है पेपर तो सारे ऑप्शंस को पढ़ा करें। बेशक पहली ऑप्शन ही आपको क्लियर हो गई है कि यही सही ऑप्शन है, लेकिन बाकी सारे पढ़ा करें। बाज़ औक़ात आपसे जो बात पूछी जाती है वो नेगेटिव करके पूछी जाती है कि इसका उल्ट बताएं, तो इसलिए आप गलती से कोई गलत ऑप्शन न सिलेक्ट कर बैठे। पहला पार्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये नीचे दी गई हैं। एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि एक उनमें से नहीं है। आप देखें ना, यहाँ पे आप शुरू में थोड़ी सी बात पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्सिबल रिएक्शन, और आप ज़हन में लेके रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो वो पहली मिल जाए आपको, ठीक है, पहली मिल जाए उसको ही सिलेक्ट कर दें। हालांकि पूछा हुआ है कि एक्सेप्ट, तो इसका मतलब क्या है, तीन है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और चौथी नहीं है, और चौथी पता नहीं पहले नंबर पे आती है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इसलिए सारी ऑप्शन पढ़ा करें। तो आपने वो चीज बतानी है जो रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नंबर 1, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। देखें ये तो बात वाज़ेह हो रही है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे तो रिवर्स रिएक्शन ही नहीं चलेगा, और वो रिएक्शन रिवर्सिबल कहला ही नहीं सकता फिर। ऐसे ही है ना? यस सर। तो ऑप्शन ए ही है इसकी। अब आगे वाली बात देखें जरा, बी को, कि दे नेवर कंप्लीट, तो ये तो हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दे नेवर कंप्लीट, फॉरवर्ड भी चलता रहता है रिएक्शन, रिवर्स भी चलता रहता है, कंप्लीट नहीं होता। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन तभी कहला रहे हैं, बोथ वेज में प्रोसीड कर रहा है रिएक्शन। दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो हम उसको रिप्रेजेंट ही डबल एरो से करते हैं, रिवर्सिबल एरो से। तो ये बी सी डी तीनों बातें ठीक हैं, और ए ऑप्शन है जो उन्होंने पूछी थी, लिहाजा पहले का आंसर ए होगा। दूसरा, इन द लाइम कल रिएक्शन द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी डिकम्पोजिशन हो रही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, गोज टू कंप्लीशन, कि कंप्लीट हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। ऐसे नहीं, फिर तो हाई टेम्परेचर तो हम हर रिएक्शन को दे सकते हैं अगर हाई टेम्परेचर से कंप्लीट हो सकता हो। नंबर 2,
कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड कहा कि ज्यादा स्टेबल है कैल्शियम कार्बोनेट की निस्बत, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी कंडीशन कोई है ही नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन में कि अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो फिर रिवर्स नहीं चलेगा। सी वर्ड है कि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कॉन्टिन्यूसली। ये ऑप्शन जस्टिफाई कर रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है अगर वो स्कैप करती रहेगी, रिएक्शन मिक्सचर में से निकलती रहेगी, तो ना कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगी और ना ही वो कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके रिवर्स रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट बना सकेगी। हाँ जी, बात समझ आई? यस सर। जी सर। हाँ जी, तो Yes, ये सी ऑप्शन सही होगी इसमें। सर उसके की बाद नजर हाँ जी, सर कुछ अगर क्लोज कंटेनर में होगा तो फिर तो नहीं ना होगा, या क्लोज हाँ कंटेनर में बिल्कुल, तो वो तो फिर तो कॉम्बिनेशन फिर उसके अंदर ही रहेगी। फिर तो स्कैप नहीं ना कर पाएगी, ठीक है, स्कैप नहीं कर पाएगी ना अगर क्लोज वेसल में करवा रहा है तो फिर वो रिवर्सिबल ही होगा। अच्छा, डी ऑप्शन भी देखें, कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएटेड, कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ने तो कंबाइन होना है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिवर्स रिएक्शन में, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगी तो रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सकैप करने की सूरत में हो सकता है, अदरवाइज कॉम्बिनेशन उसकी कैल्शियम ऑक्साइड से हो सकती है। तो सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, for the reaction 2A plus B that is giving 3C, the expression for equilibrium constant is, हाँ जी देखें, प्रोडक्ट्स को हमने ऊपर रखना होता है, सर बी। रिएक्टेंट्स B। को नीचे रखना होता है, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में C है तो C की पावर हमने 3 करनी डी है, होगा। कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में रखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो कोएफिशिएंट है उसको उसकी पावर बनानी है। तो C की पावर 3 अगर देखें तो किसी और ऑप्शन में नहीं आ रही, नोमिनेटर में ये डी में आ रही है, ठीक है, इस तरह से भी आप कंपेयर करके स्पीडीली काम कर सकते हैं। तो उसके नीचे वाली फिर आप चेक कर सकते हैं कि ए की पावर 2 लिखी गई है और बी को भी लिखा गया, तो ये डी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन, when a system is at equilibrium state the concentration of reactants and products become equal, क्या कंसंट्रेशंस इक्वल हो जाती हैं? ये कोई कंडीशन नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में आप देख चुके हैं कि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कुछ भी जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती है, थोड़ी भी कन्वर्ट हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हमारे पास ये भी हो सकता है प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिकदार में हों एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा हों, ये भी हो सकता है कि कंपेरेबल हों, लेकिन हर सूरत में ऐसे नहीं है कि हमेशा ही इनकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम होंगी, लिहाजा ए ऑप्शन सही नहीं है। दूसरी ऑप्शन, द अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स स्टॉप, अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की तो स्टेट ही नहीं आनी, फिर तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं होगा। सी ऑप्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो हो गया है और फॉरवर्ड स्पीड से हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, ठीक है, दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स सेम रेट पे होने चाहिए, लिहाजा सी भी गलत है। डी में कहा कि रेट्स ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल, तो ये ठीक है कि जिस रेट से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो रहे हैं उसी रेट से वो जनरेट भी हो रहे हैं, तो डी ऑप्शन ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, which of the following statements is not correct about active mass, एक्टिव मास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नंबर 1, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ये तो बात ठीक है, एक्टिव मास से इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात, एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, ये भी बात सही है, मोलर कंसंट्रेशन ही होती है। सी ऑप्शन के एक्टिव मास है रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये भी बात ठीक है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं मोलर एक्टिव मासेस को। डी वाली बात है कि एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, ये गलत है, टोटल मास नहीं बल्कि कंसंट्रेशन जो है सब्सटेंस की वो ली जाती है जो मोलर कंसंट्रेशन है, उसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, ये इवन आपका सॉल्वेंट है, ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट जितना है
उसकी कंसंट्रेशन है जो एक्टिव मास है। बाकी जो सॉल्वेंट मौजूद है वो तो उसके एक्टिव मास में शामिल नहीं होगा। उसके रिएक्शन में उस सॉल्वेंट आपका जितना भी ऐड करते जाए, कम हो ज्यादा हो, उसका कोई रोल नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करने में। तो ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है एक्टिव मास के बारे में। छठा कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स, केसी की वैल्यू बहुत सर ज्यादा ए। के प्रोडक्ट ज्यादा हो गए ना आपके पास। रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, वेरी लार्ज वैल्यू। हाँ यही शो कर रही है कि प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स को हमने नोमिनेटर में रखना होता है और रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में। अगर ज्यादा वैल्यू आई है तो इट मींस प्रोडक्ट्स ज्यादा मिकदार में। रिएक्शन मिक्सचर हैज ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स, ये भी गलत है। अगर ऑल रिएक्टेंट्स होते तो फिर तो वेरी स्मॉल होती वैल्यू। रिएक्शन हैज नॉट गॉन टू कंप्लीशन, अगर रिएक्शन कंप्लीट ना हुआ होता तो केसी की वैल्यू लार्ज ना होती, वेरी लार्ज ना होती। ठीक है, वेरी लार्ज वैल्यू से ही तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि तकरीबन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। डी ऑप्शन के द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, अगेन वही बात कि अगर नेग्लिजिबल होती तो केसी की वैल्यू क्या होती, स्मॉल, वेरी स्मॉल होती। हाँ जी, वेरी स्मॉल वैल्यू होती। सातवां क्वेश्चन, when the magnitude of Kc is very small it indicates equilibrium will never establish। ऐसे नहीं, इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश हो सकता है, Kc की वैल्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। all reactants will be converted to products, फिर तो Kc की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। reaction will go to completion, फिर Kc की वैल्यू वेरी लार्ज होनी चाहिए थी, लिहाजा ये भी सही नहीं है। the amount of product is negligible, ये बात ठीक है। हाँ कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो बहुत थोड़ी मिकदार में था, इसलिए केसी की वैल्यू स्मॉल आई है, वेरी स्मॉल आई है। आठवां, रिएक्शंस व्हिच हैव कंपैरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव मॉडरेट केसी वैल्यू। मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट केसी की वैल्यू होगी। वेरी स्मॉल वैल्यू में तो देखें हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट थोड़े होते हैं। वेरी लार्ज केसी वैल्यू में प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं, रिएक्टेंट्स थोड़े होते हैं। मॉडरेट केसी वैल्यू शो करती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स कंपैरेबल अमाउंट्स में है। नाइन्थ क्वेश्चन जो है, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड, गलत, स्टॉप नहीं होता, वो तो स्टेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ये भी जरूरी नहीं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल क्वांटिटी में हो। सी द स्पीड्स ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, ये बात ठीक है। ठीक है, स्पीड फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन की सेम हो जाती है। चौथी बात है कि द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी स्टॉप, कि रिएक्शन को हम स्टॉप नहीं कर सकते, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो हम स्टॉप नहीं कर सकते। आप प्रोडक्ट को निकालते जाएं ऑटोमेटिकली रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन आप क्लोज वेसल में कर रहे हैं, उसको ओपन कर दें, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो स्कैप कर जाएगी और रिएक्शन आपका कंप्लीट होकर स्टॉप हो जाएगा। 10वां पॉइंट, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर एस्टैब्लिश्ड। जब इरिवर्सिबल है तो लाजमी बात है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम होना ही नहीं, वो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आना है, उसमें कंप्लीट हो जाना है। दूसरी, ये पहली ऑप्शन ठीक है। दूसरी ऑप्शन है कि एस्टैब्लिशेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, नो होता ही नहीं, एस्टैब्लिशेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अगेन वही बात के डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं होता, एस्टैब्लिश ही नहीं होता इसमें, तो सबसे रेडीली वगैरह सारी ऑप्शन बाकी गलत है। 11वां, अ रिवर्स रिएक्शन इज वन दैट व्हिच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो फॉरवर्ड होता है। इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ये भी फॉरवर्ड होता है। which slows down gradually, ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। which speeds up gradually, ये रिवर्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। डी ऑप्शन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया, ये रिएक्शन दिया गया है। what will be present in equilibrium mixture, बी ऑप्शन। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में देखें रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी सारे होने चाहिए, लिहाजा नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया तीनों वाली ऑप्शन ये बी थी। आखिरी पॉइंट, for a reaction between PCl3 and Cl2 to form PCl5 the units of KCr, इसमें चूंकि रिएक्टेंट्स के 2 मोल हैं जो कि डिनोमिनेटर में आएंगे, तो डिनोमिनेटर में मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा,
सॉल्व करने से जब ऊपर ले आएंगे तो वो पर मोल डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। सी ऑप्शन ठीक है। एंड एमसीक्यूज क्लियर हैं सबको? सर Yes, एक sir. दूसरे एमसीक्यू के बारे में पूछें। सर, जब वो CO3 है हाँ, सर, वो अभी उन्होंने बताया नहीं ओपन फ्लास्क है क्लोज फ्लास्क है। आपके सामने मैं उसको रखता हूँ, ये देखें आपके सामने है कि इन द लाइमकन रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन बिकॉज, ये कंप्लीट कब हो सकता है, उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करे। बेशक क्लोज का अगर ओपन का नहीं बताया आपको, ठीक है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो उसके कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है वो इसके अलावा और कोई नहीं। सर अगर ओपन होगा तो फिर भी CO2 एस्केप हो जाएगी सर, लेकिन क्लोज तभी होगा तो एस्केप फिर करेगी ना। ऑप्शन क्या दिया ओपन होगा? होगा, देखिए ओपन होगा तो तभी एस्केप करेगी ना। यस सर। सर अगर क्लोज सिस्टम होगा सर फिर तो फिर ऑप्शन क्या फिर होंगे? कंप्लीट नहीं होगा रिएक्शन। ओके। अकॉर्डिंगली जैसे पूछा जाता है उसको आप सोचकर फिर बता सकते हैं कि अगर क्लोज वैसल है तो फिर तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा ना, फिर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ये इसकी की भी आगे मौजूद है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लें। न्यूमेरिकल्स को देख लें, 2 मिनट की बात है। ये देखिए पहला न्यूमेरिकल है कि फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। कंसंट्रेशंस आपको दी हुई है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। आपने केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखें आपने पहले इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद कंसंट्रेशंस लिखनी है, फिर केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, उसमें गिवन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है। तो ये केसी की वैल्यू 24.5 आ रही है। देखिए इसमें कोई चीज सेपरेट या नई नहीं है, जो चीजें आपको अंदर एक्सप्लेन की जा चुकी हैं वही हैं। ये न्यूमेरिकल क्लियर है और तरीकाकार आपको समझ आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है इसको, चीजें कैसे लिखनी है। सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, फिर कंसंट्रेशन, Yes, sir. फिर एक्सप्रेशन लिखना है, फिर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। एग्जैक्टली सिमिलर वे में आपने दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हाँ जी, रिएक्टेंट्स नीचे नहीं लिखते सर? हाँ जी नीचे ही होते हैं। सर इसमें ऊपर है। किस ऊपर में? प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जी ये H2 और I2 देखें प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आपको बताया गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में कि आप इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी सूरत में अटेन कर सकते हैं। आप रिएक्टेंट्स को लेकर भी इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को शुरू लेकर उनको आपस में मिलाकर जो है उनसे रिएक्टेंट्स बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे HI की डिकम्पोजिशन हो रही है। आपने पहले रिएक्शन देखा, उसमें क्या था, H2 और I2 मिलकर HI बना रहे थे। इस रिएक्शन के अंदर HI जो है वो रिएक्टेंट है और H2 और I2 प्रोडक्ट्स है। आप डायरेक्शंस को देखें ना। रिएक्टेंट्स होते हैं, हाँ जी लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स लिखते हैं ना बेटे, लेफ्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। और केसी के अंदर हमेशा आपने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट्स को नीचे लिखना है। ठीक है, ये पहले के पैटर्न पे ही देखें, सारी चीजें लिखी हैं और वैल्यूज पुट करके केसी की वैल्यू निकाली गई। कंफ्यूजन है तो पूछ लें दोबारा। तीसरे न्यूमेरिकल में आपको कंसंट्रेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की दी हुई है इस एक्सप्रेशन में, और नाइट्रिक ऑक्साइड की फाइंड करनी है और केसी की वैल्यू भी दी हुई है। तो अगेन केसी का एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दें और जो फाइंड करनी है उसको SH लिख दें। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की फाइंड करनी थी, उसके SH लिखा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन स्केयर की फॉर्म में लेफ्ट साइड पे आई। सॉल्व करने से ये आंसर मिला। अब बोथ साइड का स्केयर रूट लें तो इधर ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, उधर NO की कंसंट्रेशन आ जाएगी और राइट साइड पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आई है इस चीज की? जी सर। या सर रीअरेंजमेंट है इसकी फार्मूले की जी। और उससे आगे वाला न्यूमेरिकल भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। उसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी, बाकी सारी चीजें आपको दी हुई थी। तो केसी का एक्सप्रेशन लिखा, जो वैल्यू दी हुई थी वो पुट की हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्केयर मिला, फिर उसका अंडर रूट लेने से ये आंसर आया 0.14। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल भी डिस्कस हो गए। अब क्वेश्चन पूछे वो जो पूछे थे डायरेक्शन वाला, वैसे तो अंदर पे डिस्कस हुए हैं, मजीद को कंफ्यूजन है तो पूछें।
सर जी बस बेटा एक reaction- चीज मुझे नहीं समझ आई है पूछें। सर जी, वो जो QC है हाँ उसमें नहीं बल्कि KC जो है हाँ, उसका मतलब वो आपने कहा कि हर केमिकल रिएक्शन मैं सुन रहा हूँ, हर केमिकल रिएक्शन के लिए अरे क्या बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। अब बताओ मामा जी कल इसने पूरे सर जी क्लास वो में है कि आपने कहा था कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए ना वो कांस्टेंट है, मतलब वो बिल्कुल ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू होती है, केसी हर लेकिन रिएक्शन मतलब के वो लिए कांस्टेंट है। फिक्स्ड वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो वो बिल्कुल ठीक है। हर एक के लिए मतलब जिस तरह अलग-अलग होती हैं, तो उसका एक होता है कि जिस तरह फाइंड करते हैं, ये किस तरह फाइंड करते हैं इसको? हाँ जी, सर जी बेटे जिस टेम्परेचर पर हम किसी रिएक्शन का केसी की वैल्यू फाइंड करना चाहते होंगे, हम वो रिएक्शन उस टेम्परेचर पे करवाएंगे और टाइम टू टाइम उस रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल लेकर कंसंट्रेशंस फाइंड करते रहेंगे और क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट करते रहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशंस को पुट करके। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे और हत्ता कि ये होगा कि सैंपल्स की कंसंट्रेशन लेकर हम उसमें जब पुट करेंगे तो क्यूसी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी पहले वो बढ़ती जाएगी, बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगी कि हम बार बार अगर मज़ीद को सैंपल लेकर कंसंट्रेशंस फाइंड करेंगे और क्यूसी की वैल्यू को लेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जिस वक्त वो कांस्टेंट आ जाए तो वो केसी के इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया होता है, तो उस वक्त जो क्यूसी की वैल्यू हो वही केसी की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमें केसी की वैल्यू किसी भी रिएक्शन की जो है वो इजीली मिल जाती है।